दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज 23 अक्टूबर है और ठीक एक महीने बाद जिस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र और झारखंड से आएंगे और उसके बाद दिल्ली में सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, यह सवाल तो पहले से ही मुंह बाकर खड़ा है। लेकिन 48 घंटे के बाद क्या होगा, यह सवाल भी इसके साथ नत्थी हो रहा है। जी हां, एक तरफ गठबंधन की सरकार चलाने के मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक बेहद कच्चा अनुभव, गुजरात से लेकर दिल्ली तक कभी भी बहुमत के आंकड़े से कम यानी एक दल को बहुमत से कम सीटें रहे और सरकार चलाने की नौबत आए, ये परिस्थितियां इन्होंने झेली नहीं। दूसरी तरफ ईडी की गतिविधियां रुकी नहीं, वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। तीसरी तरफ माधवी बुच पर शिकंजा कसता जा रहा है। जी हां, सेबी के चीफ और केसी वेणुगोपाल की जो पीएसी है, लोक लेखा समिति, उसके सामने महज 48 घंटे बाद उनकी पेशी होने वाली है। 25 अक्टूबर की चर्चा है। चर्चा यह भी है कि उसकी तारीख को आगे 1-2 दिन तक एक्सटेंड करने के लिए कोशिशें हो रही है। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी अलग बात है, लेकिन पेशी होगी यह बात तय है। और मामला सिर्फ इतने पर ही नहीं है। एक तरफ अडानी ग्रुप के साथ माधवी बुच क्या किसी तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग का, कथित इनसाइडर ट्रेडिंग का हिस्सा थी, जो भारत के कानूनों के मुताबिक अपराध है, और उन्हें बनाया कैसे गया सेबी का डायरेक्टर, यह सवाल। दूसरा सवाल यह कि गठबंधन की दुश्वारियों को समझने में सरकार फंस रही है। एक ही जगह पेच नहीं फंस रहा, कई जगह फंस रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के सांसदों को बेसब्री से इंतजार इस बात का है कि 23 अक्टूबर को नतीजा किसके पक्ष में आता है। ठीक इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बात कही जाती है। नीतीश कुमार जब भी कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, उनके बारे में चर्चा शुरू हो जाती है कि अब ये जाने का मूड बना चुके हैं, और एक बार फिर ये बात वो कहना शुरू कर चुके हैं। उनके पास भी 12 सांसद हैं, 7 सांसद शिंदे गुट के पास है। चंद्रबाबू नायडू, ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आमतौर पर ईडी जल्दी क्लीन चिट देती नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। और महाराष्ट्र चुनाव के बाद की परिस्थितियों में इस देश में बदलाव होना चाहिए। बदलाव की राजनीति के प्रबल पैरोकार माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू क्या एनडीए के खूंटे से बंधे रहेंगे? लक्षण तो ऐसे दिखाई नहीं देते। परिसीमन आयोग, अगले परिसीमन आयोग में सीटों की संख्या और अनुपात को लेकर जिस तरह की चिंताएं दक्षिण के राज्यों की है, ये वही चंद्रबाबू नायडू है जो यहां तक बोलने की स्थिति में पहुंच गए कि 16-16 बच्चे पैदा करें लोग, दक्षिण के राज्यों के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग। यानी भारतीय जनता पार्टी के मन मिजाज से वो मेल नहीं खा रहे। तो 16 सांसद उनके, 12 सांसद नीतीश कुमार के, 7 सांसद शिंदे गुट के, ये 35 सांसदों का गुट जो आपको दिख रहा है, ये मामला यहीं तक नहीं है। जयंत चौधरी की पार्टी के पास भी 2 सीटें हैं। उनका जनाधार भी तेजी से छींचता जा रहा है। भारत रत्न जो चौधरी चरण सिंह को दिया गया, और उसको लेकर जो पॉलिटिकल हनीमून की बात कही जाती है मुहावरों के अर्थ में, वो हनीमून पीरियड भी अब खत्म हो चुका है। और इसके साथ साथ झारखंड की परिस्थितियां कहीं ऐसी तो नहीं बनेगी कि आजसू भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए। पश्चिम बंगाल के 3-4 भाजपा सांसदों के बारे में भी कुछ हफ्तों पहले खबर आई थी कि वो टीएमसी के संपर्क में हो सकते हैं। यानी हर तरफ से मोदी सरकार घिर रही है, और इस घिरने के दौर में महाराष्ट्र का चुनावी नतीजा आने के तत्काल बाद संसद का शीतकालीन सत्र भी होगा, पार्लियामेंट का विंटर सेशन भी होगा। और जब विंटर सेशन होगा तो उस विंटर सेशन में सरकार को सबसे पहले संख्या बल से जूझना होगा। संख्या बल से इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में जो हालात दिख रहे हैं, यदि वाकई परिणाम उसी के अनुकूल आए, और इस बार परिणाम आने की परिस्थिति में राजीव कुमार के आयोग पर सवाल उठाने की नौबत नहीं आई विपक्षियों की, तो तय मानिए कि महाराष्ट्र अलग दिशा में जा रहा है। और महाराष्ट्र जब अलग दिशा में जा रहा है तो झारखंड से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल खबरें नहीं है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। इसके साथ साथ
उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए डे बाय डे, दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जहां फिलहाल राजनीतिक शांति दिखती है, इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से राजनीतिक शांति तो कहीं है नहीं। उत्तर प्रदेश में अलायंस पार्टनर कब बिदक जाए कोई नहीं जानता। संजय निषाद दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सबको पता है। भाजपा के एक विधायक उत्तर प्रदेश में अपनी ही पार्टी से जान का खतरा बता रहे हैं। वाकई उन्हें जान का खतरा था जो एफआईआर में उन्होंने कहा, क्या भाजपा के अंदर किसी एक गुट के निशाने पर है? और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पेच फंसा हुआ है कि अगला अध्यक्ष कौन। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई के लक्ष्मण के रूप में, लेकिन भाजपा का अगला अध्यक्ष इतना सस्पेंस के साथ लिफाफे में बंद होगा ये कोई नहीं जानता। आज तक जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव का इतिहास देखा है, उन्हें सबको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी होंगे। लाल कृष्ण आडवाणी जब 91 में छोड़ रहे थे तो मुरली मनोहर जोशी बनेंगे, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं थी। फिर मुरली मनोहर जोशी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ही बनेंगे, ये भी तय दिख रहा था, स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी जब गृह मंत्री बन गए तो कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष होंगे, ये 2 साल पहले से लोगों को पता था। कुशाभाऊ ठाकरे जब छोड़ रहे थे तो एक दलित चेहरे के रूप में बंगारू लक्ष्मण को लाया जाएगा, ये भी पता था। और उसके बाद की परिस्थिति में अगली पीढ़ी को कमान दी जाएगी तो वेंकैया नायडू ही आएंगे, किसी को दिक्कत नहीं थी। राजनाथ सिंह के बाद नितिन गडकरी के मामले में थोड़ा सस्पेंस था कि कौन आएगा। तब भी भारतीय जनता पार्टी में एक अजीब परिस्थिति थी। वो पहला मौका था जब दिल्ली की कोठरी के बाहर से अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था, संघ ने भेजा था, संघ का हस्तक्षेप हुआ था। 2019 का चुनावी नतीजा बीजेपी के अनुकूल नहीं था। और फिर उसके बाद ये पहला मौका है, जेपी नड्डा भी राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह और उसके बाद नड्डा बनेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं था। लेकिन नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाने के फैसले के बाद, उस सरप्राइज के बाद दूसरे सरप्राइज की परिस्थिति पैदा हो रही है। नितिन गडकरी वाला सरप्राइज तो तब दिया गया था जब पार्टी संक्रमण काल में थी। पार्टी लगातार दूसरा लोकसभा चुनाव गंवा चुकी थी। लाल कृष्ण आडवाणी का सियासी सूरज अस्त होने की तरफ था। तो संक्रमण काल में अप्रत्याशित फैसले होते हैं जिसके तहत नितिन गडकरी दिल्ली भेजे गए थे। आज संक्रमण काल की स्थिति नहीं है। आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में बीजेपी, 240 सांसद हैं, उसके आधे सांसद भी किसी दूसरी पार्टी के पास लोकसभा में नहीं है। बावजूद सरकार को खतरा है, बावजूद सरकार के सहयोगी दलों में अविश्वास की बातें अदाकरा सामने आती है, बावजूद इसके हरियाणा चुनाव जीतने के बावजूद महाराष्ट्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुतमईन नहीं है, बावजूद इसके झारखंड में जहां ईडी वगैरह सब कुछ का प्रयोग हो गया, जेएमएम के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी में लाया भी गया, इन सब के बावजूद हेमंत सोरेन के करिश्मे से भारतीय जनता पार्टी घबराई दिख रही है। चंद्रबाबू नायडू को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को लालू यादव यानी तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी में से किसी एक की जरूरत है। ये जरूरत जिस दिन पूरी हो जाएगी वहां का मामला भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन फाइनल पंच क्या 23 तारीख के बाद आएगा, 23 नवंबर के बाद? ये सवाल बना हुआ है। और सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि संसद का जब आगामी सत्र होगा और उस सत्र के पहले यदि महाराष्ट्र और झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं आई तो एक तरफ माधवी बुच और सेबी का मामला, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन जो सदन के पटल पर ही जाएगा, वो भी तब तक आ चुका होगा कि माधवी बुच के साथ पूछताछ में क्या मिला, जनमत के स्तर पर महाराष्ट्र झारखंड में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की अगले चुनाव की रस्साकसी में संघ और भाजपा में कौन, संघ और गुजरात लॉबी में कौन बीच साबित हुआ, और सहयोगी दलों को एनडीए के खूंटे से बांध कर रखने में बिना संयोजक वाले एनडीए के कौन कामयाब हुआ और कौन नाकामयाब हुआ। ये 4 मोर्चे हैं। सेबी के डायरेक्टर की लोक लेखा समिति के सामने पेशी और उसकी संभावित रिपोर्ट,
दो राज्यों के चुनावी नतीजे, सहयोगी दलों का यानी नीतीश नायडू, नानी फैक्टर प्लस एकनाथ शिंदे और दूसरे दलों का रुख, और इन सब के बीच भाजपा किस अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति होगी, किसकी मर्जी से भाजपा का अगला आला कमान चुना जाएगा, ये 4 सवालों में मोदी सरकार 1 महीने के अंदर अंदर घिरने की स्थिति में आ रही है। और जब इन 4 सवालों में गिरने की स्थिति में आ रही है तो तय मानिए कि सरकार के लिए आसान परिस्थितियां अब नहीं है। बाकी देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।